किसान भाइयों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर द्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रम जो कि है लाभकारी पशुपालन पर किसान वैज्ञानिक संवाद भाग प्रथम। नमस्कार। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी टीम पहुंचती है राजस्थान के अलग अलग अंचलों में और प्रगतिशील किसानों के साथ ही साथ कृषि संस्थाओं की आपको सैर करवाती हैं। इसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंच चुकी है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर टोंक। और इसी के साथ अब हम इस किसान संगोष्ठी को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आज हमने जो विषय रखा है वो आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। साल भर किसान और पशुपालक की आमदनी कैसे बनी रहे, किस तरह से वो भेड़ पालन और उन्नत पशुपालन करके अपनी आर्थिक राह को और अधिक मजबूत कर सके, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से दौर बदल रहा है, समय बदल रहा है, खेती किसानी बदल रही है, पशुपालन बदल रहा है, ऐसे में आपको साल भर आमदनी बनाए रखने के लिए किन किन माध्यमों को अपनाना होगा, कौन सी राह अपनानी होगी, किस तरह से वैज्ञानिकों के संपर्क में रहना होगा और किस तरह से उन्नत पशुपालन और विशेषकर भेड़ पालन करना होगा। तो अब आगे की कार्यक्रम की बागडोर हमारे इस कार्यक्रम के सूत्रधार डॉक्टर अरुण कुमार तोमर से आपको रूबरू करवाते हैं और आगे बढ़ाते हैं इस कार्यक्रम का ये कारवां। धन्यवाद। पशुओं से वर्ष भर उत्पादन हो, आमदनी बढ़े, इस विषय को देखते हुए आज ये किसान चर्चा दूरदर्शन जयपुर राजस्थान के माध्यम से यहाँ की जा रही है। इसमें हमारे सारे एक्सपर्ट यहाँ मौजूद हैं। नस्ल सुधार क्या हो, कैसे हो, उसका रखरखाव कैसे हो, उसकी आहार व्यवस्था कैसी हो, उसका स्वास्थ्य प्रबंधन कैसा हो और गायों में बीज या कृत्रिम गर्भाधान या उससे अधिक उत्पादन कैसे लिया जाए, इसके भी हमारे पास एक्सपर्ट हैं। साथ ही मालपुरा क्षेत्र के आसपास के जो किसान आए हैं, जो सुबह और शाम पशुपालन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम उनके सवाल लेंगे। उनसे सवाल लेने से पहले मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। किसान भाइयों, पशुपालन में सतत आमदनी बढ़े, इसके लिए हमें उनकी नस्ल के ऊपर ध्यान देना होगा। नस्ल का आनुवंशिक सुधार हो, वर्ष दर वर्ष उससे अच्छे संतान पैदा हो, ताकि दुग्ध उत्पादन या मांस वृद्धि या यदि मुर्गी पालन कर रहे हैं तो उससे अच्छा अंडे प्राप्त हों। इन सब को देखते हुए हमें एक अच्छी नस्ल जो हमारी जलवायु में पनप सकती हो, जो यहाँ के संसाधन, जो यहाँ की जो चारा व्यवस्था है, जो पानी की उपलब्धता है, इनको देखते हुए हमें ऐसे पशु पालने हैं जो हम लोगों को फ़ायदा करें। तो हमें अच्छी नस्ल रखनी है और प्रयास रखना है कि उसमें अच्छा बीज, जब उसकी डिमांड हो, जब वो गर्मी में आए तो उसको ऐसे बीज से गर्भित करवाएं ताकि पैदा होने वाला बच्चा स्वस्थ हो, उससे ज़्यादा उत्पादन लिया जा सकते। ये नस्ल सुधार के बाद बात आती है कि उन पशुओं को उसका आहार व्यवस्था कैसी की जाए। आहार व्यवस्था के लिए मेरे यहाँ मेरे वैज्ञानिक डॉक्टर रणधीर सिंह भट्ट हैं, जो हमारे संस्थान के न्यूट्रिशन के हेड ऑफ डिवीज़न हैं। मैं उनसे आग्रह करूँगा कि 1 से 2 मिनट में आपको बताएं कि सस्ता पशु आहार कैसे प्राप्त हो, जिससे पशु उत्पादन सतत बना रहे और आपकी लागत भी घटे और आपका उत्पादन बढ़े। तो कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और ये हमारे बीच डॉक्टर अरुण कुमार तोमर साहब थे, जिन्होंने वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन पर अपनी बात कही। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर तोमर साहब के लिए। और अब हम डॉक्टर भट्ट साहब की तरफ आगे बढ़ें, उसके पहले हमारे बीच डीडी राजस्थान की डायरेक्टर सीमा विजय मैडम हैं। आपका प्रयास रहता है कि हम स्टूडियो से बाहर जाएं, हम किसानों के बीच जाएं, हम खेतों में जाएं और किसान के खेत पे जो प्रयोग हो रहे हैं और हमारे पशुपालकों के खेत पर जो प्रयोग हो रहे हैं वो हम दूरदर्शन राजस्थान के माध्यम से पूरे देश में दिखाएं। तो हम जानते हैं कि किस तरह से किसानों के कार्यक्रम बाहर आकर और अधिक लोकप्रिय हो सकते हैं और उसमें दूरदर्शन अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सकते हैं। आइए जानते हैं सीमा विजय मैडम, डायरेक्टर मैडम, दूरदर्शन राजस्थान जयपुर से। आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत आभार है
कि आपने अपनी व्यस्त दिनचर्या में से समय निकाला है। हम जानते हैं कि एक किसान की दिनचर्या कितनी व्यस्त होती है, सुबह 3 बजे से आरंभ हो जाती है और ज़्यादा खुशी की बात ये है कि इसमें हमारे साथ कुछ महिला कृषक भी हैं और महिला कृषक तो मुझे लगता है कि सो ही नहीं पाते होंगे पूरी नींद। उनकी दिनचर्या बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। आप सब आए हैं, बहुत-बहुत स्वागत है। डीडी राजस्थान हमेशा से प्रयासरत रहा है कि किसानों की ज़िंदगी को किस तरह से बेहतर बनाया जाए, उपज को किस तरह लाभकारी बनाया जाए, किस तरह उन्हें अच्छे बीजों की पहचान करना सिखाया जाए, वैज्ञानिक तरीके और नवाचार से किस तरह हम अपनी फसल को बढ़ा सकते हैं, उसे बेचने के लिए हम किस तरीके के उपाय अपनाएं ताकि हमें मुनाफा हो, हमें खेती लाभकारी व्यापार का सौदा हो। जितना लाभ होगा उतना ही किसान हमारा समृद्ध होगा। ये सभी कार्यक्रम हमारे यहाँ से लगातार प्रसारित होते हैं, लेकिन आज विशेष बात इस कार्यक्रम में ये है कि डॉक्टर तोमर साहब के निर्देशन में हम सब लोग यहाँ आए हैं और किसानों के बीच हम स्वयं उनके सामने उपस्थित हैं। बहुत से विशेषज्ञ यहाँ आपके सामने हैं और आप लोग उनसे सीधी बात कर सकते हैं, आपको किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं है। इसी एक विशेषता को लेकर आज का कार्यक्रम बहुत विशेष है। बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर अरुण तोमर साहब का। धन्यवाद। किसान भाइयों, पशुपालन में एक बहुत अहम बात उनका पशु पोषण होता है। जनरली किसान भाइयों में एक अच्छी नस्ल के पशु तो खरीद ले आते हैं और फिर बाद में हम शिकायत करते हैं कि साहब जो पैदावार हमें वहाँ बताई गई थी, जितना दूध हमें वहाँ बताया गया था उतना ये नहीं दे रहा है। तो किसान भाइयों में कहूँगा कि अच्छी नस्ल के साथ उसका अच्छा खान पान बहुत ज़रूरी है, तभी आपको अच्छी पैदावार मिल सकती है। चाहे वो आपके दूध की बात कहूँ, चाहे वो भेड़ बकरी में बढ़वार की बात कहूँ, चाहे उसके अच्छे प्रजनन की बात कहूँ, चाहे उसके अच्छे स्वास्थ्य की बात कहूँ। तो मोटा मोटी मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि कैसे जो 8 या 10 किलो दूध देने वाली जो गाय या भैंस है उसको प्रतिदिन कितना खिलाना चाहिए आपको। तो सबसे पहले तो उसको हमें 4 से 4.5 किलो रातो मिश्रण, जिसको हम राजस्थानी में बाटा भी कहते हैं, उसको प्रतिदिन 4 से 4.5 किलो बाटा खिलाना है। 8 से 10 किलो उसको सूखा चारा खिलाना चाहिए। सूखे चारे में आपका गेहूं का भूसा हो सकता है, बाजरा कुट्टी हो सकती है, ज्वार की कुट्टी हो सकती है। इसके साथ साथ आपको उसको 15 से 20 किलो हरा चारा खिलाना है। हरा चारे में आपका चाहे आप जो मक्का का जो हरा चारा उसको खिला सकते हैं, बाजरा का चारा खिला सकते हैं, जई का चारा खिला सकते हैं, लूसर या बरसीम है तो उसको खिला सकते हैं। और चारा खिलाती बार मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप उसको साबुत मत डालें, उसको हमेशा चेफ करके डालें कि जब आप उसको चेफ करते हैं तो उसके जो मुलायम और मोटे भाग दोनों मिक्स हो जाते हैं तथा उसमें उस चारे की गुणवत्ता पाचकता बढ़ जाती है। ऐसे ही मैं भेड़ बकरी के बारे में कहना चाहूँगा कि एक जो भेड़ बकरी जो औसत भार 35 से 40 किलो की होती है उसको हमें एक दिन में कितना खिलाना चाहिए ताकि उसकी पौष्टिक आवश्यकता भी पूरी हो जाए और हमें मनचाहा उसका प्रोडक्शन भी, पैदावार भी मिले। तो मैं किसान भाई बताना चाहूँगा कि एक जो भेड़ बकरी है जब वो गाभिन होती है या जब वो बच्चा देती है तो उसको एक दिन में हमें 300 से 350 ग्राम दाना खिलाना चाहिए, बाटा जिसको हम कहते हैं। और इसके साथ साथ हमें 700 से 800 ग्राम उसको सूखा चारा खिलाना चाहिए और 1.5 से 2 किलो हरा घास खिलाना चाहिए। हरे घास में आप चाहे आपकी हरी पत्तियाँ हों, चाहे आपके हरे चारे हों, उनको आप चैप करके खिलाएंगे तो उनकी पौष्टिक आवश्यकता भी पूरी हो जाएगी और आपको उनकी मनचाही पैदावार भी मिल जाएगी। अब बात आती है कि बाटा कैसे बनाएं। बाटा किसान भाइयों आप अपने घर में बना सकते हैं। बाटा के लिए आपको मुख्य तौर पे उसको जो आपके घर में जो मक्का पैदा होती है, जो जौ पैदा होता है या बाजरा पैदा होता है, आप इनको दड़ लें। दड़ने का मतलब मेरा है कि पीसा उसको आटा की तरह ना बनाएं, उसको दड़ करके 2 दली 3 दली करें ताकि वो एकदम बारीक ना हो जाए। उसके साथ उसमें आपके किसान भाइयों के आज की डेट में सभी के किसानों के पास सरसों उगाते हैं, तो सरसों की खल उसमें आप 100 किलो में 15 से 20 किलो मिला सकते हैं। गेहूं का चोकर उसमें मिला सकते हैं। इसके साथ साथ आप उसमें 2 किलो मिनरल मिक्सचर, को अंग्रेजी हिंदी में खनिज मिश्रण कहते हैं, उसको जरूर मिलाएं। इससे जो उनकी जो मिनरल जो खनिज की पूर्ति है वो हो जाती है। ये इतना ऐसा आप खिलाएंगे तो आपकी वर्ष भर अच्छा उत्पादन मिलेगा, अच्छा आपको जानवरों का स्वास्थ्य मिलेगा, पर्यावरण संबंधी जो समस्याएं वो आपकी दूर हो जाएगी। मैं इसी वार्ता के साथ आपको
और अपने डॉक्टर मोहंती है जो गोवंश अनुसंधान संस्थान के निदेशक हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपने संस्थान के बारे में आप सबको बताएं। धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। जैसे आप जानते हैं कि मैं केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान का निर्देशक हूं। तो ये केंद्र सरकार का जो संस्थान है, सारा देश में जो हमारा गोवंश है उसका नस्ल सुधार कैसे होगा, जिसके वजह से कैसे दूध प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होगी, इसके ऊपर हमारा ज़्यादातर शोध चलता है। और जैसे आप जानते हैं इस देश में 54 किस्म का अलग अलग नस्ल का गाय है, गोवंश है, और जिसमें 53 जो गोवंश है देसी किस्म का है और एक जो गोवंश है वो संकर किस्म का है। तो हमारा संस्थान के वजह से भारत में पहली बार ये एक सिंथेटिक ब्रीड फ्रेजवाल ने पैदा की है, जिसका प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है 4000 से लीटर से लेके 7000 लीटर तक है, जो 300 दिन में दे सकती है। और उसके साथ साथ जो हमारा देसी इंडिजिनस कैटल है, जो देसी किस्म का गाय है, उनके ऊपर ज़्यादातर शोध चलता है, जो दुधालू गाय है। जैसे आप जानते हैं सहीवाल है, गीर है, थारपारकर है, राठी है, कांकरेज है, और उसके साथ साथ दूसरे जैसे जानवर उसके ऊपर भी शोध चलता है। तो हमारा ये प्रयास रहता है कैसे हमारा जो किसान भाई है उनका बढ़ोतरी हो इनकम में। जैसे डॉक्टर साहब ने, हमारा विशेषज्ञों ने पहले कहा, नस्ल सुधार एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसके पर हमारा संस्थान का एक मेजर फोकस है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन उनका दूध प्रोडक्शन क्षमता कैसे बढ़े। जैसा आप जानते हैं कि पहले संस्थान जैसे पहले शोध करते थे, जो गायों में 1500 लीटर 300 दिन में देते थे, अब बढ़कर 3000 लीटर से ज़्यादा हो गई है 10 साल के अंदर। उसका मतलब उनका गुणवत्ता में कैसे आप करेंगे। जैसे गुणवत्ता का उन्नति करने के लिए आपको क्या करेंगे, अच्छा सीमेंट देना है। जो भी सीमेंट आप लगाते हैं, जो भी एआई टेक्नीशियन आपका घर पे जाते हैं सीमेंट लगाने के लिए, उनको आपको पूछने का ज़रूरत है कि जो गाय आपके पास है उसी नस्ल का सीमेंट लगाएं। और सीमेंट के साथ साथ आप ये देखेंगे, जो नस्ल सीमेंट लगाएंगे, आप ये पूछेंगे उसमें से जो बच्ची पैदा होगी वो कितने तक दूध दे देगी। जो देसी किस्म का गाय है कम से कम 3000 लीटर से लेके 4000, इवन 4500 लीटर 300 दिन में देती है। तो ये सब चीज़ें करेंगे। और एक किस्म का, एक नस्ल का जब गाय है, दूसरा नस्ल का टीका आपको नहीं लगाना है। और उसके साथ साथ ये आप देखेंगे, आपने ये कहा कि पौष्टिक आहार, डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी कहा हुआ है। पौष्टिक आहार के बारे में, जैसे राजस्थान का इलाका है, यहाँ बारिश कम होती है, ज़्यादातर दूसरे फसल में है, तो हमारा संस्थान में बहुत सारी टेक्निक डेवलप करी है, जिसमें अनकन्वेंशनल फीड रिसोर्सेज को लेके काफ़ी सारे शोध हुए हैं। उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं गर्मियों के दिन में, ताकि उनका बढ़ोतरी रहे। तीसरा एक पॉइंट जो मैं लास्ट पॉइंट ख़त्म करूँगा कि स्वच्छ दूध कैसे उत्पादन करेंगे। स्वच्छ दूध उत्पादन करने के लिए बच्चा पैदा होने के बाद अच्छा पोषण के साथ साथ अच्छा टीकाकरण देंगे सब साल में 2 बार। उसके साथ स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए आप ऐसे करेंगे ताकि गाय कहीं बीमार ना हो। टीका जब लगाएंगे उसके साथ कीड़ा का जो दवाई उसको देने का प्रावधान करेंगे। बहुत सारे ऐसे पहलू है जिसके बारे में, प्रजनन एक विषय है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि साल में कम से कम 15 महीने से लेके 13 महीने से लेके 15 महीने के अंदर दूसरा बच्चा हो जाना चाहिए। अगर ये बच्चा नहीं होता, आप लोगों का लॉस है, क्योंकि गाय जितना पुराना हो जाती है दूध उतना उत्पादन कम हो जाता है। तो हमारा साथ विशेषज्ञ हमारा अपना संस्थान में है डॉक्टर सुरेश दबा से, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसके बारे में कहे, ताकि आपका इनकम में बढ़ोतरी हो। धन्यवाद आप सबको, नमस्कार। किसान भाइयों, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? अगर आपके कोई हैं सुझाव तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। अब दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।